नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर एस्ट्रो दीपक दुबे। और मैं दिशा एक बार फिर अपने सभी प्यारे दर्शकों का अपनी इस खास ज्योतिष चर्चा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, एक ऐसा विषय है ज्योतिष में जिसे लेकर अलग अलग बल्कि कई सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमारा चैनल बात करता है एस्ट्रोलॉजी विद लॉजिक पर, तो आज हम उन्हीं भ्रांतियों को दूर करते हुए उस खास विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। आज का जो विषय है वो है कुंडली में ग्रहण दोष। इससे पहले कि हम वो चर्चा शुरू करते हैं, दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस खास ज्योतिष चर्चा में। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों के साथ जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं ज्योतिष में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर बहुत सारे भ्रांतियां जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें से कि एक है ग्रहण दोष। तो कुंडली में ग्रहण दोष क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये कैसे बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया आज। एक तो ग्रहण दोष का वही कॉन्सेप्ट है कुंडली में लगभग, जो वास्तव में ग्रहण के समय जिस तरह का जो योग सूर्य या बनता है, चंद्र ग्रहण होता है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब सूर्य जो है वो राहु या केतु के साथ हो, चंद्रमा राहु केतु के साथ हो, तिथि जो है पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, तो ग्रहण दोष वैसे बनता है जी। अब जो है वो देखा जाए, जो कुंडली में भी जो ग्रहण दोष होता है उसमें भी यही स्थिति है कि सूर्य जो है वो थोड़ा सा ग्रहण दोष कुंडली में और आगे हो जाता है अगर सूर्य जो है वो राहु या केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो, तब भी ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा जो है वो राहु केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो, तो भी ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष अधिक मजबूत होगा जब राहु या केतु के साथ चंद्रमा या सूर्य हो और साथ ही साथ वो उसके नक्षत्र में भी हो। अच्छा, तो ऐसे मतलब प्लैनेटरी इफेक्ट्स। हाँ, तो फिर जो है वो बहुत प्रभावशाली। मान ली राहु जो है वो सद्विषा में है और चंद्रमा भी उस समय सद्विषा नक्षत्र में है और राहु के साथ है, तो ऐसे कंडीशन में वो ग्रहण दोष और प्रभावशाली हो जाएगा। तो ग्रहण दोष के लिए कुंडली में आप ये ध्यान रखें कि सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो या नक्षत्र और साथ राशि दोनों में हो, तो वो अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। एक दो चीजें और बता दूं जी कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को पड़ता है जी, बिल्कुल, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा वैसे मजबूत रहता है क्योंकि पूर्ण उदय रहता है, तो जो चंद्र ग्रहण है उसमें सूर्य उतना प्रभावित नहीं होता। हालांकि होगा उस समय वो भी जो है वो राहु या केतु के साथ, क्योंकि जब आमने सामने होते हैं सूर्य और चंद्रमा तभी ग्रहण लगता है, स्थिति आती है, ग्रहण लगता है जी। तो आमने सामने की राशियों में तो तभी ग्रहण लगता है। लेकिन जो है वो सूर्य चंद्रमा जो है वो अपनी जो मजबूत पूर्णिमा के दिन होता है थोड़ा मजबूत होता है, और अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण लगता है उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाते हैं। तो सूर्य तो पीड़ित होता ही होता है, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अमावस्या के दिन वैसे ही चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ज्यादा तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा का प्रभाव तत्काल पड़ता है अगले 10-15 दिनों के अंदर, लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो 1 से 1.5 महीने तक अफेक्ट करता है, 1 महीना तो कम से कम करता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण कई मामलों में अगर पूरा लग रहा है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। चंद्र ग्रहण के समय भी तूफान, दैवीय आपदाएं, चंद्र ग्रहण के समय जो चीजें टकराती हैं वो टकराती हैं ज्यादातर आप देखेंगे जल से संबंधित आपदाएं, जल से संबंधित। हाँ, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, समुद्री तूफान आ गया, हुदहुद जैसे आया था जी, अमावस्या थी, ग्रहण लगा था, हुदहुद तूफान याद होगा अभी लेटेस्ट में लोगों को जी। तो इस तरह के जो तूफान आप देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े भयानक तूफान समुद्री, उसमें कहीं न कहीं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय अग्नि जनित घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो गर्मी हीट वाला एक प्लैनेट है। भूकंप की संभावनाएं बहुत अधिक होगी, आग जनित समस्याएं बहुत होंगी, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, हवाई जहाज की टकराने की उस समय या की घटनाएं जो है उससे रिलेटेड होती हैं। उस समय भी बड़े तूफान की संभावना सूर्य ग्रहण में भी रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समुद्री हो जी।
वो ड्राई तूफान भी हो सकता है। तो इस तरह की, और प्लस सूर्य ग्रहण में बहुत से देशों में या प्रदेशों में आप देखेंगे कि राजनीतिक घटनाएं बहुत होती हैं जी। जन हानि होने की संभावना बहुत होती है सूर्य ग्रहण में। चंद्र ग्रहण में भी जनधन की हानि होती है, लेकिन वो जनरली जलीय तत्वों से होती है। तो ये सामान्य ग्रहण की बात हो गई। कुंडली में जो ग्रहण योग बनता है वो इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से बनता है। अब जिस भाव में बनेगा, जो भाव ज्यादा सेंसिटिव है जी, उस भाव में उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर लग्न पे पड़ गया तो शरीर ही प्रभावित होगी, और सामने का भाव जीवन साथी का होता है, वो होगा तो आपका जीवन पूरा डिस्पर्ज हो गया। पंचम से हो गया तो संतान और शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। आय में हो गया तो आय में भी स्थान पे बनेगा तो आय भी प्रभावित रहेगी। दूसरे भाव और अष्टम से पड़ा तो भी स्वास्थ्य और धन की समस्या उत्पन्न होगी। चतुर्थ और दशम में पड़ा तो फिर आपका कार्य, व्यापार और पारिवारिक सुख से संबंधित समस्या। भाव के हिसाब से उसका प्रभाव किस जगह पे ज्यादा पड़ रहा है, वो उस हिसाब से उसकी चीजें जो है वो उस भाव को प्रभावित करेगी। उस भाव को ग्रहण दोष प्रभावित करता है। और यह दोष ही है या कोई योग नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि इसका, मैं कई बार ऐसे फेस करता हूँ कि लोग बोल देंगे कि आप तो इसके बारे में निगेटिव ही बोल रहे हैं जी। तो भाई वो निगेटिव ही है, क्योंकि वो ग्रहण दोष है, वो निगेटिव ही है। उसमें पॉजिटिव बोलने जैसा कुछ नहीं है। आपकी कुंडली में ग्रहण दोष हो और आपके वो सेक्शन अच्छा चल रहा हो तो उस कई बार डिग्री का भी महत्व होता है। बिल्कुल। तो उसमें हो सकता है कि डिग्री का फर्क बहुत ज्यादा हो और नक्षत्रें अलग अलग हो। सेम लाइक 100 बुखार है, आपको एक साथ 104 बुखार है। अब मान लीजिए सूर्य और राहु एक राशि में तो हैं, लेकिन एक राशि शून्य से लेकर 30 अंश तक होती है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है जब ग्रह 2-10 अंश के भीतर हो, तो नजदीकी बहुत बढ़ जाएगी ना। कोई चीज इतना स्पैन कर रही है, अब इसमें मान लीजिए राहु यहाँ है और सूर्य यहाँ है तो दूरी बढ़ गई तो उसका प्रभाव कम आएगा। लेकिन पता चले कि स्पैन यहाँ तक है और राहु केतु दोनों यहाँ पर हैं, या कभी कभी एकदम दोनों 1 डिग्री पर होगा, तब तो बहुत ही खतरनाक ग्रहण, बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो ये प्रश्न आता है कि निगेटिव, हाँ निगेटिव ही होता है, निगेटिव कम बेसी हो सकता है जी। तो दीपक जी, क्या ग्रहण दोष अगर किसी की कुंडली में है तो व्यक्ति विशेष के लिए क्या वो पूरे जीवन उसका एक असर रहता है? हाँ, 2 स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि आप ग्रहण दोष पहली बात तो कुंडली में माना जाएगा जब आपके जन्म के समय वो स्थिति बन रही हो। जन्म कुंडली, जब आप जी, जन्म कुंडली में जितने ग्रह होते हैं, चाहे वो दोष हो या योग हो जी, वो आपको आजीवन प्रभावित करता है जी। ठीक है। अब मान लीजिए राहु केतु या सूर्य चंद्रमा के कारण ग्रहण योग बन रहा है तो ग्रहण योग भी प्रभावित करेगा। और किसी की कुंडली में पंचम पे उच्च के गुरु बैठे हुए हैं तो वो बचपन से उसका विचार धार्मिक होगा, बोलने में तेज होगा, लोगों को ज्ञान देगा, तो आजीवन वो प्रभाव रहता है। तो जो जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं उनका प्रभाव हमेशा आजीवन ही होता है। हाँ, वो कम बेसी हो सकता है कभी तो प्रवृत्ति। हाँ, तो ग्रहण दोष मान ली तो ग्रहण दोष जब प्रभावित तब होगा अगर उसी भाव में ग्रहण गोचर में भी लग गया जी। जिस भाव में आप जन्म लिए हैं तो जिस योग में उसी तरह का योग जब कुंडली में दोबारा बनता है तो वो उस समय ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। या फिर उन्हीं ग्रहों की दशा और अंतर्दशा टकरा जाए या अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा टकरा, तो पूरी एनालिसिस और पैरामीटर्स देखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि आजीवन इसका क्या और कैसा आजीवन प्रभाव रहेगा। और ग्रहण दोष से जो प्रभावित कुंडलियां होती हैं वो प्रोन होती हैं काल सर्प योग की तरह जी। और वो जो है वो जब गोचर में उस तरह की स्थितियां आएंगी तो आपको कुछ समस्या, कष्ट उत्पन्न उस भाव से संबंधित हो सकता है। दूसरा, जब उनकी दशा अंतर या अंतर प्रत्यंतर टकराए एक साथ तब भी, तो ये प्रोन होती हैं जी। प्रवृत्ति दे देगा अब मान लीजिए पंचम में ही ग्रहण दोष बन रहा है जी, जबरदस्त ग्रहण दोष बन रहा है तो संतान नहीं हुई तो आजीवन कष्ट हो गया ना अब तो जी। बिल्कुल। अब यस, या शिक्षा बाधित हो गई तो हो गई जी। अब उसका जो इम्पैक्ट हो तो ताउम्र पड़ेगा आपके ऊपर। लग्न पे ही पड़ गया तो आपका स्वास्थ्य, इम्यूनिटी हमेशा अगर खराब रही, लगने से अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, तो हेल्थ इश्यूज आपको ताउम्र रहेंगे। और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो पूरी जिंदगी होती है वो ठीक नहीं होती हैं जी। तो वो उस तरह का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता ही पड़ता है लोगों के ऊपर। समय रहते उसको कुछ कंट्रोल कर सकें चीजों से वो आवश्यक होता है। इसलिए जानना जरूरी होता है कि हमारी कुंडली में किस तरह के दोष हैं जी। क्योंकि हम लोग दीपक जी दोष की ही बात कर रहे हैं, तो अगर ग्रहण दोष किसी की कुंडली में है तो क्या पितृ दोष से इसका कोई रिलेशन है? क्या पितृ दोष भी होगा कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तो?
बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, रिलेशनल प्रश्न है ये। जी। पितृदोष कुंडली में तब बनता है जब पुनः यही स्थिति हो, सूर्य पीड़ित हो या चंद्रमा पीड़ित हो। सबसे ज्यादा ये दोनों पीड़ित होते हैं जब राहु केतु के साथ या केतु के नक्षत्र में हो, राहु केतु के नक्षत्र में हो। तो पितृदोष और ग्रहण दोष लगभग एक साथ बनता है जी। लगभग एक साथ बनता है, क्योंकि ये जो है एक साथ आ जाएगा। सीवियर होता है, सबसे सीवियर बनता है कुंभ में अगर शनि भी हो, शतभिषा नक्षत्र में शनि भी हो, राहु भी हो और उसी में चंद्रमा या सूर्य हो जाए। ये तो काफी मतलब एक मेजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता जी। है और डिपेंड करेगा कि अब ये बन कहाँ पे रहा है, अष्टम में बन रहा है, लग्न पे बन रहा है, पंचम पे, जिस भाव से बनेगा उस भाव से प्रभावित करेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है। सामान्यतः चंद्रमा के कारण अगर पितृदोष हो रहा है तो वो माता से संबंधित मातृ पक्ष में पितृपक्ष होगा, पितृदोष होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है जी। और सूर्य अगर पीड़ित है तो पिता के पक्ष में अगर पितृदोष होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है जी। अब जो है वो कई बार इसके पितृदोष पे कभी बात करूंगा तो करूंगा उस पे, लेकिन एक लाइन में बोल दूं। कई बार लोग बोलते हैं कि ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब पापा मेरे किए तो मैं क्यों दोषी हूं। बोलते हैं लोग ना कि मम्मी क्या हुई चाहे मेरे दादा किए तो मेरे पे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि मैं हमेशा तुलना कर दूं, मेडिकल साइंस में आप देखेंगे अर्थराइटिस, कैंसर, बाल्डनेस, शुगर, बीपी, जितनी समस्याएं हैं सब हेरिडेटरी हैं। नाना को भी है, पर नाना को भी है तो आपको हो सकता है जी। तो जब उसी तरह से तो एनर्जी ही तो है, तो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उससे संबंधित समस्याएं कैरी फॉरवर्ड होती हैं जी। तो इसीलिए पितृदोष अगर पीछे है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जरूरी नहीं कि जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे हम ऐसे हाथ करें, हमें तो दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन अरबों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस समय यहाँ होंगे जी। तो जो चीज जरूरी नहीं कि दिखाई ना दे उसका अस्तित्व तो नहीं है। पितृदोष भी कोई भूत प्रेत जैसा नहीं होता, लेकिन हाँ एनर्जी का इफेक्ट जरूर है, तो वो ट्रांसफर होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। और पितृदोष का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, ड्रॉबैक होता है, अगर पंचम से बन रहा हो चाहे से भाग्य स्थान से, कि आगे चल के वंश क्रम प्रभावित होता है। संतान जो है वो कहीं ना कहीं पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आते आते चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हाँ, तो चंद्र ग्रहण जो है वो ग्रहण दोष, क्योंकि सूर्य या चंद्र दोनों जीवन देने वाले ग्रह हैं जी। तो ऐसे में अगर ये ग्रह पीड़ित होते हैं तो फिर आपके जीवन के बहुत से सेक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, ऑलमोस्ट सारे ही इफेक्ट। तो अगर ग्रहण दोष बन रहा है तो जरूर लोगों को पहले से ही चीजों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब हम ग्रहण दोष की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एक यही प्रश्न उठता है कि उनके उपाय क्या है, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, या ग्रहण दोष की स्थिति में क्या क्या उस व्यक्ति को करना चाहिए, कोई मंत्र, पूजा या कुछ भी, कोई भी उपाय जो वो अपना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कहा कि जैसे ये प्रोन संवेदनशील आपको लाइफ लॉन्ग के लिए बनाता है, तो जो है वो एक तो इसका परमानेंट उपचार अगर मैं कहूं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, कुछ भी इतना नहीं। ये एक मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ब्लड शुगर की तरह जी। हो गया तो है जी, हमेशा संवेदनशील रहेगा जी। जरा सा भी कर्म जनित या गोचर में एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो आपको प्रभावित करेगा। तो आपको अवेयर रहना है, मैनेज करना है, उसे मैनेज किया सकता है। ये कहें कि कोई पूजा पाठ की दोष बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है नहीं जी। इसका जो सरल तरीका है, जो ध्यान देना चाहिए लोगों को, वो ये देना चाहिए कि एक तो मैं चूंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं पूजा पाठ को ज्यादा महत्व देता हूं जी। एक तो ग्रहण दोष हो तो जिस दिन आपको जानकारी हो ग्रहण दोष की शांति पूजा करवा डालिए, चाहे वो सूर्य की हो, चंद्रमा की हो, और अक्सर एक की होती है तो दूसरा भी ग्रहण योग में होता ही है। बस ये देखना था कि उसमें प्रभावशाली कौन है, तो ज्यादा प्रभावशाली हो उसकी तो जरूर करवा डालिए, और नहीं तो दोनों की करवा डालिए। क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य आमने सामने होंगे और राहु केतु के साथ होंगे तभी ये ग्रहण लगना है, चाहे वो ग्रहण लगना है जी। उसमें अगर डिग्री वगैरह अलग है, सूर्य अलग नक्षत्र में है, अंश का भेद है, चाहे चंद्रमा का, शांति पूजा से, शांति पूजा पहली चीज तो शांति पूजा। दूसरी बात, ग्रहण दोष से पीड़ित लोगों को हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि घटना दुर्घटना प्रोन कुंडली होती है जी। जब भी ग्रहण वगैरह लगे आसपास आए तो घटना दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं।
जी चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा पीड़ित होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर जी किसी की भी कमजोर है तो बिना कुंडली देखे आप कह चंद्र सकते दोष हैं कि है। उनका चंद्रमा खराब है, जी अदरवाइज होगा ही नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी का मतलब हो गया कि सर्दी हुई किसी को तो सर्दी 2 दिन में किसी की ठीक होती है, किसी की 10 किसी के दिन में ठीक महीने होती दिन लग है। जाएंगे। हाँ, वो जी पीड़ित ही है, जरा सा जी बौदम हुआ तुरंत बीमार। बिल्कुल। कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, तो जी वो अब कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि चंद्रमा उनका ठीक नहीं, कुंडली देखेंगे तो भी वही आएगा। पूरा इम्यूनिटी सिस्टम हाँ, अफेक्ट कर दिया। अब ऐसे में जो है भगवान शिव की पूजा अल्टीमेट है। जी बहुत ज्यादा परेशान हो और उसी में जिस ग्रह से परेशान हो, माने जो ग्रहण जी योग से आप परेशान हो, जी उस ग्रहण योग का दशा अंतर चल रही हो। जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण योग में आपके हैं जी केतु के कारण, और सूर्य में केतु या केतु में सूर्य की दशा अंतर्दशा आ गई, तो या जो भी माने जिस जी ग्रह जी के कॉम्बिनेशन से आपका तगड़ा ग्रहण दोष बन रहा है, जी अगर उसकी दशा अंतर्दशा टकरा रही है, या इवन दोनों ग्रहों की जब ग्रहण योग तो बनेगा ही, तो दोनों का जब दशा अंतर्दशा टकराए उस पीरियड में थोड़ा और सावधानी बरतना चाहिए। जी विशेष करके अगर वो ग्रहण योग अष्टम में बन रहा हो और लग्न पे बन रहा हो, क्योंकि ये दो जो है ना जीवन से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है या तो तगड़ा चोट स्पेसिफिक चपेट दे किस सकता है। अच्छा इस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। हो सकता है, जी डिपेंड करता है। अगर कई बार होता है लग्नेश बहुत मजबूत है तो जी लाइफ पे खतरा ना आए, लेकिन कई बार उस तरह के कष्ट आ जाते हैं जो इक्विवेलेंट महसूस होते हैं, बिल्कुल तो उस पीरियड में अगर दशा अंतर्दशा चल रही काफी हो, केयरफुल रहना है। हाँ, तो उल्टी सीधी हरकत मत करिए, आधी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। जी जी दूसरी बात यह है कि थोड़ा पूजा पाठ में आ, उस पीरियड में कोशिश करें कि अमावस्या को जरूर शाम को रुद्राभिषेक कराएं। अगर साल भर की कोई दशांतर दशा है तो 12 जी बार करा लीजिए। जी सक्षम है तो, नहीं सक्षम है 2 महीने में कराइए, 3 महीने में कराइए। और भगवान शिव की पूजा, कई बार लोग भ्रमित होते हैं कि उज्जैन जाएंगे नासिक जाएंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव को जो है वो भगवान राम ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया समंदर के किनारे और पूजा कर डाली। आप भगवान शिव की कहीं पूजा कर सकते हैं, कहीं आह्वान कर सकते हैं, अपने अगल बगल के मंदिर पे कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या प्लान करने के चक्कर में होता जी नहीं, हम वो टलता जाना जाता है है। उज्जैन जी रहते जी कल आसाम में है, तो अब वो जाएंगे कैसे, सोचते सोचते जो है छुट्टियां जी वो कई हमारे तो जी बहुत से क्लाइंट बाहर रहते हैं, और विदेशों शिव की में रहते हैं, एनर्जी तो हर जगह है। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जी आप बस ध्यान तो करिए ठीक से। बिल्कुल तो शिव भगवान शिव की नियमित पूजा, रुद्र गायत्री मंत्र का जप, कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय महामंत्र जी है, इसका जप सुबह ध्यान जरूर किया करें, अच्छे कर्म करें। और जो ग्रह ज्यादा पीछे, चंद्रमा बहुत पीड़ित है, जी तो उसमें आप पानी अधिक पिया करिए, बहते जल के पास थोड़ा समय बिताया करिए, उससे जी इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ेगी और जो है वो चंद्रमा की एनर्जी मजबूत होगी। व्यसन से दूर रहिए, ठीक है। और उसके साथ सूर्य अगर कमजोर हैं तो गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए थोड़ा, जी शिव के आराधना के साथ साथ। और जो है वो उसके साथ साथ थोड़ा सा हमेशा दान दान के रूप में, दान कई बार हम लोग करते हैं कि हमारा पीड़ा दूर हो जाए, जी इस भाव से कभी दान मत करिए, जी लोगों की मदद करिए खुले दिल से। तो सूर्य जो है वो मजबूत एक कर्म से, पिता की अवहेलना मत करिए, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करिए, तो सूर्य अपने आप जो है वो मजबूत होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो वो जो पीड़ा है, जो कष्ट है उससे संबंधित, क्योंकि सूर्य ग्रहण योग में लोगों को मान नहीं मिलता, सम्मान बहुत कम जी मिलता है और अपमान का भय रहता है। शनि से प्रभावित हो गए तो राजदंड मिलने की भी संभावना बन जाती है। जी तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की कुंडली में योग बन रहा है और हमको उससे संबंधित किस तरह का प्रिकॉशन। लेकिन एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि भगवान शिव के पीछे पड़े रहिए। जी शांति पूजा, हाँ, शिव भगवान की जप, हाँ, पूजा जप करिए। कुछ नहीं दाता, रुद्र जी गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय का करिए, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र करिए, जी जो दिल में आता हो, जो आपके लिए आसान लगता हो, जरूर 10-20 मिनट जो है वो आप भगवान शिव का नियमित ध्यान करिए। और दशा टकरा रही हो तो थोड़ा अमावस्या को रुद्राभिषेक कराना बहुत लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते अपने दर्शकों से एक अनुरोध है कि अपनी कुंडली का जो भी विश्लेषण है किसी ज्योतिर्विद के माध्यम से ही कराएं। हमारी चर्चाओं के आधार पर स्वयं कोई निष्कर्ष ना निकालें। लेकिन अच्छा। इस तरीके से आपके साथ हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर जो आप हम तक पहुंचाते हैं और इन खास ज्योतिष चर्चाओं को लेकर हम आने वाले एपिसोड्स में भी आपसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल यानी एस्ट्रो दीपक दुबे के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाएं। आज्ञा लेती हूँ दीपक जी के साथ, जल्द मिलूंगी आप सब।